आज हम निदर्शन पर डिस्कस करेंगे। निदर्शन जिसको इंग्लिश में सैम्पलिंग कहते हैं। तो किसी भी प्रकार का अनुसंधान करने से पहले अनुसंधानकर्ता को यह निश्चित करना पड़ता है कि उसे समूह के सभी सदस्यों से सूचनाएं एकत्रित करनी है या कुछ सदस्यों को प्रतिनिधि सदस्यों के रूप में चुन करके केवल उन्हीं से सूचना प्राप्त करनी है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अनुसंधान संबंधी जो आंकड़े हैं वो दो प्रकार से एकत्रित किए जा सकते हैं। पहला संगणना विधि द्वारा और दूसरा है निदर्शन विधि द्वारा। संगणना विधि में अनुसंधानकर्ता समग्र अर्थात संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन करता है। उस क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति या सदस्य से संपर्क स्थापित करके उनसे विषय से संबंधित जानकारी एकत्रित करता है। और दूसरा है निदर्शन विधि। तो निदर्शन विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता समग्र की कुछ इकाइयों को प्रतिनिधि इकाइयों के रूप में चुन करके केवल उन्हीं से सूचना संकलित करता है। तो ये दो तरीके अनुसंधानकर्ता अपने क्षेत्र से तथ्य एकत्रित करने के दो तरीके अपना सकता है। संगणना विधि द्वारा भी एक तथ्य एकत्रित कर सकता है और निदर्शन पद्धति द्वारा भी तथ्य एकत्रित कर सकता है। तो संगणना विधि की कुछ सीमाएं हैं। जैसे बहुत बड़ा क्षेत्र होता है तो प्रत्येक अनुसंधानकर्ता इतने बड़े क्षेत्र का अध्ययन नहीं कर पाता। बहुत ही खर्चीली पद्धति है संगणना विधि। इसमें समय भी बहुत अधिक लगता है और अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। इसलिए वर्तमान में केवल जनगणना में ही इस संगणना विधि का उपयोग किया जाता है। आजकल अधिकतर निदर्शन पद्धति का ही उपयोग समय के अभाव के कारण, कम खर्चीली होने के कारण, कम श्रम की आवश्यकता होती है। इस कारण निदर्शन पद्धति का आजकल अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। अब है निदर्शन की परिभाषा। तो गुडे और हेट की एक पुस्तक है मेथड्स इन सोशल रिसर्च। इसमें इन्होंने निदर्शन को परिभाषित करते हुए बताया है कि निदर्शन, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, एक विस्तृत समूह का लघुतर प्रतिनिधि है। बहुत बड़े क्षेत्र का एक छोटा प्रतिनिधि है, वो निदर्शन कहलाता है। गुडे और हेट की पुस्तक है मेथड्स इन सोशल रिसर्च। इसमें इन्होंने इसको परिभाषित किया है। दूसरी परिभाषा है पीवी यंग की। उनकी पुस्तक है साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च। इसमें इन्होंने निदर्शन का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताया है कि एक निदर्शन संपूर्ण समूह अथवा क्षेत्र का एक लघुतर आकार का चित्र है जिससे कि निदर्शन लिया गया है। तो इन दोनों परिभाषाओं से यही स्पष्ट होता है कि निदर्शन है वो समूह में से कुछ व्यक्तियों को प्रतिनिधि इकाइयों के रूप में चुन करके केवल उन्हीं से सूचनाएं जब एकत्रित की जाती हैं, इसका मतलब हम निदर्शन पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं। इसके पश्चात है एक श्रेष्ठ निदर्शन की आवश्यक शर्तें। तो श्रेष्ठ निदर्शन की आवश्यक शर्तों में पहला है समग्र का प्रतिनिधित्व। तो वही निदर्शन सबसे अधिक श्रेष्ठ है जो संपूर्ण समग्र का प्रतिनिधित्व करता है। समग्र अर्थात वह क्षेत्र जिसमें से निदर्शन लिया जाता है वो समग्र कहलाता है। तो समग्र बहुत छोटा भी नहीं होना, समग्र में से बहुत कम इकाइयों का प्रतिनिधि इकाइयों के रूप में चुनाव नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो समग्र का उचित प्रतिनिधित्व किया जा सके इतना आकार उसका निश्चित रूप से होना चाहिए। दूसरा है पर्याप्त आकार। उसका आकार बहुत छोटा और बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। 10% या 15% तो कम से कम टोटल समग्र में इकाई हैं उनका चयन निदर्शन के रूप में किया जाना चाहिए। फिर है निष्पक्षता। बिना किसी निष्पक्षता के निदर्शन में जो इकाइयाँ चुनी जाती हैं जिनसे सूचना एकत्रित करनी है, बिना किसी भेदभाव या निष्पक्षता के आधार पर उन इकाइयों या व्यक्तियों का चुनाव किया जाना चाहिए। साधनों के अनुरूप अनुसंधानकर्ता कितना अधिक समय खर्च कर सकता है, कितना अधिक धन खर्च कर सकता है, कितना श्रम खर्च कर सकता है, तो जो साधन उपलब्ध हैं उन साधनों के अनुरूप ही उसको निदर्शन का चुनाव करना चाहिए। उद्देश्यों के अनुरूप अनुसंधानकर्ता का अध्ययन का जो उद्देश्य है उसके अनुरूप निदर्शन को लेना चाहिए। और फिर व्यावहारिक अनुभवों पर आधारित। तो व्यावहारिक जीवन में इनका उपयोग हो सके